अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, फिर निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, नजम सेठी साहब पर इल्ज़ाम लगाया, फिर अदलिया पर इल्ज़ाम लगा, इफ्तिखार चौधरी साहब पर इल्ज़ाम लगा, मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया गया और अब तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात के एक और किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया है। इल्ज़ाम लगाया है आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पर, और इल्ज़ाम भी एक बज़ाहिर अलामती तहरीर की बुनियाद पर लगाया गया। और पीटीआई इस मौक़िफ़ पर कायम नज़र आती है कि जनरल कियानी ने 2013 के इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाने के लिए नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मैनिपुलेट किए थे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने ट्वीट किया कि नज़ीर नाजी के कॉलम ने वाज़ेह कर दिया कि किस तरह से नवाज शरीफ ने जनरल कियानी के साथ मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए साजिश रची। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने जिस आर्टिकल की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया, इसका पस मंज़र इंतहाई दिलचस्प है, मगर वो खुद कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इतलात थी कि 60% वोट और सीटें लेगी तहरीक इंसाफ, मगर जनरल कियानी की वजह से और उनके नवाज शरीफ साहब से मिलकर इंतखाबात की वजह से तहरीक इंसाफ हार गई, नून लीग जीत गई। 2 किस्तों में शाया होने वाले मारूफ कॉलम निगार नज़ीर नाजी ने कलामती तर्ज पर लिखी गई कहानी का हवाला दिया और किस तरह इंतखाबात के पहले नून लीग ने उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मिलकर इंतखाबात को चुराया। फौजी क़यादत की लीगी क़यादत से मुलाकातें होती रहीं और तमाम इदारों को साथ मिलाकर तहरीक इंसाफ को हराया गया। कॉलम की पहली ही किस्त में इदारे की तरफ से वजाहत कर दी गई कि कॉलम में दर्ज वाक़यात को हकीकी समझने के बजाय मजमून के रंग से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और फिर अगली किस्त में कॉलम निगार ने भी लिख दिया कि यह सोशल मीडिया के एक मैगजीन हम सब में बज़ाहिर अलामती तर्ज में लिखी गई एक कहानी है जो अलामती रही और ना ही रिपोर्टिंग बन पाई। ये अलामती कहानी ना भी हो तो भी तहरीक इंसाफ का साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया और क्या तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम पर कायम है और किस तरीके से 2013 के इंतखाबात में जनरल कियानी ने धांधली की होगी मियां नवाज शरीफ साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये अहम सवाल है और पूछेंगे हम ये सवाल नईमुल हक साहब से, क्योंकि इस आर्टिकल की बुनियाद बनाते हुए साबिक ने इल्ज़ाम लगाया। और क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि तमाम इदारों ने मिलकर उसे इक़्तिदार से दूर रखा? पहले फ़ौज थी, इलेक्शन कमीशन था, मीडिया था, इसके अलावा निगरान हुकूमत थी, और अब फ़ौज के बारे में भी कह दिया गया, फ़ौज के आर्मी चीफ के बारे में कह दिया गया उस वक्त के कि उन्होंने भी यही किया। ख़ासतौर पर ये इदारे के ऊपर इल्ज़ाम है या एक शख्सियत के ऊपर इल्ज़ाम है? क्या कियानी साहब अकेले ये काम कर सकते थे या पूरा इदारा कर सकता था? हालांकि तहरीक इंसाफ के बारे में उस वक्त ये तासुर था कि उसे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। इस हवाले से मुतअद्दिद दावे भी किए गए कि तहरीक इंसाफ के पीछे उस वक्त के DGISI हैं, सीनियर सियासतदान, और क्यू लीग के सरबराह के हवाले से भी ये खबर आती रही कि वो ये शिकायत करते हैं कि लोगों को तहरीक इंसाफ में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्यू लीग छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जो शुजात हुसैन साहब ने एक प्रेस टॉक में ये भी कहा कि एक ड्राई क्लीनिंग है, हमारे पास से जाएंगे तो वहाँ जाके ड्राई क्लीन हो जाएंगे। देखिए चाहते हैं कि हमारे दोस्त जो अपने आप को क्लीन पॉलिटिशियन कहते हैं, वो उनकी ख्वाहिश थी पहले कि वो किसी तरीके से नून लीग में चले जाएं, लेकिन नून लीग में ये जलसा होने के बाद, इमरान खान के जलसा होने के बाद उनका ख्याल है कि हम चले जाएं इमरान खान साहब के साथ, तो हो सकता है वो ड्राई क्लीन होकर वहाँ चले जाएँ। इन दिनों खबरें सामने आती रहीं कि क्यू लीग के कई रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर चौधरी बिरादरान ने बाकायदा फौजी क़यादत से शिकवा भी किया। तहरीक इंसाफ ने 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा किया और उसके बाद तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर सियासी शमूलियतें हुई। कई बड़े नामों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, मगर इस दौरान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता रहा कि उसे फ़ौज की हिमायत हासिल है। ये इल्ज़ाम बाद में भी तहरीक इंसाफ का पीछा करता रहा, जब 2014 के धरने के पीछे भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगा, और ये इल्ज़ाम किसी आम सियासतदान ने नहीं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लगाया। मेरा ख्याल है कि मीडिया को बाकायदा डायरेक्ट किया गया, जो कुव्वतें डायरेक्ट करने वाली थीं उन्होंने मीडिया पे को टाइम भी दिलवाया धरने को। इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए। इमरान खान साहब का ख्याल था कि इस हारे पे मेरी जो है वो लॉटरी निकल आएगी। जनरल पाशा साहब जो है वो बड़े मसरूफ़ रहे, पाशा जो है इन्वॉल्व थे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवियंस था। सिर्फ यही नहीं, साबिक वफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह ने भी BBC से बात करते हुए उस तरह का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोने पड़े थे। वफाकी वज़रा के साथ साथ खुद तहरीक इंसाफ के साबिक सदर और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर धरना दिया। मुझे इमरान खान साहब लेने के लिए आए, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने बातें शुरू हुई कि पाशा साहब से वो बात हो गई है, तो मैं तो बिल्कुल तबाह हाल हो गया।
ये जिस जलसे में आपने पार्टी ज्वाइन की, यस में ज्वाइन की, उसके बाद इमरान खान साहब आपको बता रहे थे? रास्ते में, अच्छा, मेरा कराची उतरते ही हाँ, रेग रोड पे चलते हुए मेरी गाड़ी वो चला रहे क्या बता रहे थे? वो अपने लोगों को बता रहे थे, पाशा साहब से ये हो गया है, फलाना जो जलसों की बातें। मैं हैरान हो गया। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से इन तमाम बातों की तरदीद की गई कि जिस दिन ज्वाइन किया मखदूम जावेद हाशमी साहब ने, उस दिन पाशा साहब से बात कर रहे थे इमरान खान साहब या नहीं। मगर ये एक अनोखी बात है कि उस वक्त इल्ज़ाम था तहरीक इंसाफ पर, और अब तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि जनरल कियानी तो असल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उन्हें इंतखाबात हराने का बाइस है, वरना 60% इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक, और वो कौन सी इंटेलिजेंस इतलात थी ये भी हम तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि जीतना तहरीक इंसाफ ने था। ये सब इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ कब तक पीछा करते रहे हैं, मगर अब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईमुल हक साहब बहुत शुक्रिया। साहब, एक तख्लियाती आर्टिकल जिसके हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने खुद ने भी कह दिया कि एक तख्लियाती था, ये सारा का सारा मामला था, मगर आपने ट्वीट कर दिया कि जी 60% इंटेलिजेंस इतलात थी। तो ये कौन सी थी जिन्होंने आपको कहा था कि आप जीतेंगे, और उसके बाद आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ पर। जब उस वक्त के आर्मी चीफ पर लगा रहे हैं तो क्या फौज के इदारे पर लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर आपको 2013 में इलेक्शन हरवाया? सच्ची बात यह है कि इसकी जो तफसीलात थी वो ऐसी तफसीलात थी जिनका इल्म हमें पहले ही से था, और ये आर्टिकल हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था ये कि किसी और ने उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, मगर मैंने खुद जब नाजी साहब को फ़ोन करके बात की तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये आर्टिकल जो है उनका लिखा हुआ नहीं है, बल्कि एक रिप्रोडक्शन है किसी सोशल मीडिया मैगजीन हम सब में से। फिर कल जब उनकी दूसरी किस्त आई और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इस बात का एतराज़ किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये, मगर उन्होंने आखिर में एतराफ़ करने के बाद ये भी कहा कि इस आर्टिकल के छपने से बेशुमार लोग जो हैं बेनकाब हो गए। तो हमारे जो शकूक व शुबात थे और ये जो तफसीलात थी, इसमें कोई नई बात सामने नहीं आई। ये हम जानते हैं और हमारा यकीन है, और पहले से जानते थे, शुरू ही से जानते थे कि ये एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और जनरल कियानी इन्होंने मिलकर ये एक स्कीम तैयार की थी जिसके तहत नवाज शरीफ को जिताया गया, जिसके तहत हमें बेशुमार सीटों से महरूम होना पड़ा। ये, और उस आर्टिकल में ये बात बिल्कुल सही है कि रात के 12-1 बजे के लगभग नताइज जो थे वो रोक दिए गए, और फिर आरोज पर प्रेशर डालकर नतीजे जो थे वो बदलवाए गए। तो मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि ये कहानी कैसी भी हो, इसमें बहुत सारे हकायक हैं जो बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से है। मैं चैलेंज करता हूँ जनरल कियानी साहब को इस बात की तरदीद करें। सब जनरल कियानी साहब को आप कह रहे हैं कि वो इस बात की तरदीद करें, मगर जब आप कह रहे हैं कि ये पहले से पता था और कंफर्म हो गया, यानी कि नज़ीर नाजी साहब का आर्टिकल तो पीछे रह गया ना, आपका अपना दावा आगे आ गया कि आप लोगों को पहले से पता था और अब आप बाकायदा तौर पर इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि आप सिर्फ कियानी साहब पर नहीं, आप कह रहे हैं अमेरिका, कियानी साहब, सऊदी अरब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर आपको इंतखाबात हरवाई। ये कोई इस बात की आपके पास कोई एविडेंस है जनरल कियानी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है, बेशुमार हकायक हैं। इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो शायद कोई एक और कमीशन बनाए हम। 2013 के वाकयात जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम से एक मैंडेट जो था, उनका हक जो था वो छीन लिया गया। सब ये आप कह रहे हैं कि आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह तो नहीं होता ना, आपके पास लाइसेंस तो नहीं है कि आप जिस पर चाहे इल्ज़ाम लगा दें। नजम सेठी साहब पर पहले इल्ज़ाम लगा दें, फिर सियासी बयान कह दें, इफ्तिखार चौधरी साहब पर इल्ज़ाम लगा दें, वो आप पर सू करें तो इमरान खान साहब फिर अदालत में जाते भी नहीं हैं। इल्ज़ाम जब आप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत तो होना चाहिए। सऊदी अरब इन्वॉल्व कर दिया, अमेरिका आपने इन्वॉल्व कर दिया पाकिस्तान के मामलात में, और पाकिस्तान के फौज के सरबराह का भी कह दिया कि वो भी इन दोनों के साथ इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान के इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे थे। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेईमानी लिख के नहीं की जाती, ठीक है जी, और जो इरादे जब गलत होते हैं या सही नहीं होते तो उनका रिकॉर्ड नहीं किया जाता। टेप रिकॉर्डिंग नहीं होती, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, कागजात नहीं बनाए जाते। तो आजकल के ज़माने में मगर जब जो वाक़यात हैं वो अगर किसी हकीकत की तरफ निशानदही करते हैं तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है
उसको खुद ही नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए। मणिमल साहब, मुझे एक बात बताइए, पहले जनरल पाशा पर इल्ज़ाम लगा और मखदूम जावेद हाशमी साहब ने लगाया कि वो उनसे बातें किया करते थे इमरान खान साहब उस वक्त। इसके अलावा बहुत सारे रहनुमा कह चुके हैं, क्यों लीग की उस वक्त शिकायत हुआ करती थी कि उनकी पार्टी से लोग तोड़कर आपकी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब पर जब वो DGIS आए थे इल्ज़ाम है, और वो वज़ीर दिफा ने लगाया कि पहला धरना उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट की गई थी। तो ये 2 DGIS आए, तो उस वक्त अगर आपकी सपोर्ट का इल्ज़ाम है तो जनरल कियानी बगैर इस इदारे के कैसे आपको सपोर्ट कर रहे थे, या ये लोग कैसे आपको सपोर्ट कर रहे थे बगैर जनरल कियानी के, और जनरल कियानी के ख्वाहिश के खिलाफ पूरा इदारा किस तरफ था? मतलब आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल कियानी अकेले कर रहे थे, पूरा इदारा उनके साथ कर रहा था, कैसे काम हो रहा था? नहीं, ये तो हमें पता चला है ना, हमें पता चला है कि उसकी, देखें, पाकिस्तानी अफवाज जो थी, जो भी उस वक्त एक बुरी हुकूमत थी, ये जो उनका झुकाव, अफवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जनरल कियानी उससे पहले ISI के लीडर थे, और आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ ने इनको इस्तेमाल किया था बेनज़ीर और नवाज शरीफ से ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से उन्होंने एक अहम रोल अदा किया था, और ये उस रोल की समझ लें एक सिलसिला था जो जारी रहा 2013 के इंतखाबात में। तो आप ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को के जो एजेंडा था उसको परसू करने के लिए उन्हें जनरल कियानी बतौर DGISI चाहिए थे, जिसके लिए वो पीपल्स पार्टी और सबसे करते थे। तो जब अगर जनरल कियानी ने साथ देना था, आपके खिलाफ जाना था, तो उस वक्त उन्हें नहीं चाहिए थे DGISI, यानी कि जनरल पाशा साहब जो हैं उस वक्त अगर इंतखाबात से पहले उन पर इल्ज़ाम है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो जनरल कियानी के इल्म में नहीं था, जनरल कियानी की ख्वाहिश के बरक्स कर रहे थे, या उसके बाद के जो हालात व वाक़यात हैं और धरना है उस वक्त भी आर्मी चीफ के बरक्स सारा का सारा काम हो रहा था। ये सारा मामला कैसे हो सकता है कि एक तरफ जनरल कियानी जब काम करें तो मुशर्रफ के कहने पर बतौर DGISI करें, और बाद में जो काम हो रहा है उसका जनरल कियानी की ख्वाहिश के बरखिलाफ हो रहा है? ये कैसे होता है? ये अगर आप सबूत पेश कर सकते हैं जनरल पाशा की सिर्फ 2, और जनरल पाशा की कैसी सपोर्ट थी, जरा मुझे ये बताएं। मतलब जब आपके बारे में बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि सबूत देने चाहिए, जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वो आके डिनाई कर दें या फिर वो सबूत दें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए। मगर उस वक्त जो क्यू लीग है उसके शिकवे अपनी जगह पर हैं, मखदूम जावेद हाशमी की बात अपनी जगह पर है, बहुत सारे लोगों ने आप पर उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था, इस हुकूमत के वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारे इल्ज़ाम है जो लगाए गए। पाकिस्तानी अफवाज हम जानते हैं कि उसमें सबसे मकबूल तरीन लीडर जो थे वो इमरान खान थे। तो अगर पाकिस्तानी अफवाज 6 लाख जिनकी तादाद है उसमें से 4 लाख आदमी इमरान खान के हक में वोट देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी वो पाकिस्तानी फौज उनको सपोर्ट कर रही थी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम उल हक साहब, मैं आखिर में सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपसे कि किस तरीके से जनरल कियानी एक ऐसी सूरत में आपके खिलाफ इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहे थे कि जिसमें आपको लगता है इदारा भी एक तरफ था, DGISI भी एक तरफ थे, उनकी भी कोई सपोर्ट नहीं थी, मगर जनरल कियानी मैनिपुलेट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे आपके खिलाफ, और बाकी 2 मवालिक पर भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं साथ? देखें, होता यह है कि इस लेवल पर जब सऊदी हुकूमत, अमरीकी हुकूमत और जो इसके अलावा जो साहिब इख्तियार होते हैं ना, जब वो कोई बातचीत करते हैं तो सर हिलाना ही काफ़ी होता है, समझ गया ना। और सर हिलाने के बाद जो मशीनरी होती है हुकूमती, वो उस हवाले से हरकत में आ जाती है। सब मालिक साहब, आर्मी चीफ के बारे में तो ये होता है ना कि जब वो सर हिलाते हैं तो उनका अपना इदारा हरकत में आ जाता है। ऐसा कैसा जनरल कियानी ने सर हिलाया कि जिसमें इदारे पर एतराज़ नहीं, ISI के चीफ पर एतराज़ नहीं, मगर हुकूमती मशीनरी उस वक्त की जो निगरान थी वो हरकत में आ गई? ऐसा कैसा सर हिलाया फौज के सरबराह ने? देखिए, हमें बेशुमार इत्तलात मिली कि फौज यानी जनरल कियानी का झुकाव नवाज शरीफ की तरफ था उस वक्त, और बेहतर ये होगा कि अगर जनरल कियानी और लोगों को बुलाइए, उनसे हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप कुछ सबूत देंगे तभी हकायक होंगे ना। अगर आप एलिगेशन लगाते रहेंगे तो लोगों से हकायक किस तरीके से मांगते रहेंगे? आप पे लोग सू करते रहेंगे, आप अदालतों में पेश नहीं होंगे, और उसके बाद लोग कैसे हकायक देंगे? मुझे फिर ये बता दें कि सऊदी अरब का बताना चाहेंगे उन्होंने किस तरीके से 2013 के इंतखाबात में ये धांधली की होगी नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए? देखिए, नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। वो आपको पता है कई साल वहीं पर रहकर फिर वापस आए थे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, और अब भी सऊदी अरब से उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और सऊदी जो होते हैं वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ से भी उनके करीबी ताल्लुकात रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान से तारीखी तौर पर रहे हैं।
मगर नवाज शरीफ साहब से उनके ताल्लुकात की जो अहमियत थी वो गैर मामूली अहमियत थी। मतलब मगर अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब से इतने करीबी ताल्लुकात हैं, उन्हें पैसे भी दिए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि अब्दुल्ला उनको अपना छोटा भाई कहा करते थे, तो परवेज़ मुशर्रफ को भी 2008 में जितवा देता ना सऊदी अरब, पीपल्स पार्टी को जितवा दिया परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकाबले में। मतलब पाकिस्तान का अगर इतना ही कंट्रोल है उनका तो फिर 2008 में ये कर लेते। अब ये इसकी भी आप तफ्तीश कर लें कि 2008 के इलेक्शन में क्या हुआ था और कैसे हुआ। देखिए, पाकिस्तान के असल 88 से जितने भी इंतखाबात हुए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी एक इंतखाब जो था वो साफ और शफाफ था। मेरी नज़र में सिर्फ सन 1970 के इंतखाब जो जनरल याहिया खान ने करवाए थे वो साफ और शफाफ थे और मुनसिफाना थे। मतलब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। 43 साल बाद 2013 में पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी तो एक बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात हुए ना। 43, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1970 में हुए, आपकी नज़र में वो नहीं थे साफ शफाफ? खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमात ने गालिबन आधी सीटें हासिल की, तकरीबन 52% वोट लिए, और ये कोई ऐसी अगर मैं समझता हूँ ये बड़ी माकूल असेसमेंट यानी एक माकूल नतीजा था। तो ट्रांसपेरेंट थे ना, आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कम से कम ट्रांसपेरेंट थे। आप जीते, जमात इस्लामी जीती, आप दोनों ने मिलकर कोलिशन हुकूमत बनाई, तो कम से कम पाकिस्तान 1970 के बाद एक इंतखाब हुआ है कि जो कि शफाफ था, जिसमें धांधली नहीं हुई आपके खिलाफ। जनरल कियानी ने, किसी ने मिलकर, सऊदी अरब अमेरिका किसी ने मिलकर साजिश नहीं की। एक इंतखाब हुआ खैबर पख्तूनख्वा। नहीं देखें, नहीं एक खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है जी। और खैबर पख्तूनख्वा में मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी के पास कोई शिकायत है उनको सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया। नई मुल्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल कियानी का कह रहे थे कि वो खुद करें, इल्ज़ाम लगा दिया है, तरदीद कर दें इस बात की कि ये सारे के सारे इल्ज़ाम गलत हैं, या फिर सवालों के जवाब दे दें आके। हम उम्मीद करते हैं कि जनरल कियानी साहब अगर हमें ज्वाइन कर लेते तो हम उनसे ये सवालात उनके सामने रखते जिनके इल्ज़ाम नई मुल्क साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नए इल्ज़ाम हैं सऊदी अरब, अमेरिका, जनरल कियानी और मियाँ नवाज शरीफ साहब का नेक्सस था 2013 के इंतखाबात में, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाया। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके पास इंटेलिजेंस इतलात थी कि 60% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि ये चारों ने मिलकर एक मैनिपुलेट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया। नई मुल्क साहब कह रहे हैं कि अमेरिका और सब इदारों ने मिलकर तहरीक इंसाफ को हरवाया। हालांकि 22 नवंबर 2011 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की उभरती हुई मकबूलियत को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के इल्ज़ामात का सामना है। अखबारत ने बरतानवी अखबार दी टाइम्स का हवाला दिया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अमरीकी सफ़ीर कैमरून मंटर से उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा की मौजूदगी में मुलाकात हुई। मुलाकात में DGISI ने इमरान खान का तारुफ कराया और कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और फौज इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा और इसको में अखबार को बाकायदा तौर पर कोट किया गया था। किस तरीके से ये लिंक इस्टेब्लिश होगा, किस तरीके से इस मामले की सारी तहकीकात हो सकती है, ये खुद तहरीक इंसाफ करेगी। वो कह रहे हैं जब हुकूमत में आएंगे और सारा का सारा मामला अवाम के सामने रखेंगे। एक और अहम मामला हफ्ते के दिन हुआ जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और उसके बाद हुक्मरान जमात भी खुश नज़र आती है। वो तनकीद नहीं कर रहे, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तनकीद आई इस सारे के सारे मामले पर। नून लीग को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि इमरान खान की और आर्मी चीफ की 1 घंटे की मुलाकात हुई। DGISPR ने ट्वीट किया और बाकायदा तौर पर बताया कि ये 1 घंटे की मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से मुबारकबाद दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मुलाकात की तफसील सामने लाने का मुतालबा किया ताकि कयास सराइयाँ ना हो सकें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा के मुताबिक 1 घंटा सिर्फ मुबारकबाद के लिए बहुत ज़्यादा है। मुलाकात में और भी कुछ ज़ेर बहस आया होगा। कल को अगर कोई अहम वाक़या पेश आ जाता है तो लोग इस मुलाकात का नतीजा करार देंगे जो अच्छी चीज़ नहीं होगी, ना मुल्क के लिए ना आर्मी चीफ के लिए। पीपल्स पार्टी का एतराज़ और खदशात अपनी जगह। हुक्मरान जमात ने मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पहले वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मुलाकात को खैर मकदम किया। फिर आज कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने मुलाकात पर तबसरा किया। देखें, आर्मी चीफ को अगर मिलने गए तो ये अच्छी बात है, बाकी सियासतदान भी आर्मी चीफ को मिल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। मगर मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने हमारे पुराने सरबराह को, फ़ौज के सरबराह को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की या फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाना, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। आपको क्या पता वहाँ क्या बात हुई, मुझे तो पता है क्या बात हुई, ये मैं कैसे बता दूँ। मुलाकात पर तो मिला जुला रद्दमल आ रहा है, मगर 1 घंटे की मुलाकात में बातचीत क्या हुई, इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं आया।
बहरहाल ना ही अच्छी रिवायत है, ना ही मुलाकात की टाइमिंग बेहतर नजर आती है। ISPR ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ओहदा संभालने के 4 माह बाद मुबारकबाद दी। बहरहाल खुद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान घंटा भर जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी हालात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि दहशतगर्दी की ताज़ा लहर और उसके इंसदाद के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इसके अलावा मुलाकात में IDPs की आबादकारी, अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी और क़याम से मुताल्लिक बात की गई। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने PTI के रहनुमा के हवाले से लिखा कि मुलाकात में सऊदी अरब की क़यादत में 39 रुकनी फौजी इत्तेहाद की सरबराही जनरल राहिद शरीफ को देने के मामले पर भी बातचीत हुई। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जनरल राहिद शरीफ की फौजी इत्तेहाद की सरबराही की तैनाती की मुखालफत की और पार्लियामेंट में तहरीक जमा कराने का भी ऐलान किया। मुलाकात के अगले ही रोज़ इमरान खान ने एक तकरीब में दावा किया कि आर्मी चीफ पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये खुशखबरी। सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं, बस। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की आर्मी चीफ से मुलाकात पर एतराज़ उठ रहा है। हालांकि माजी में हुक्मरान जमात के रहनुमा वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी आर्मी चीफ जनरल राहिद शरीफ से मिलते रहे हैं, मगर ये मुलाकातें खुफिया रहीं, लीक होती रहीं, मीडिया पर आती रहीं। इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई कि जी सूबे के सरबराह हैं, एक वज़ीर दाखिला हैं तो हालात की वजह से मिलते हैं, मगर सवाल उठता रहा कि हालात तो दूसरे सूबों के भी ख़राब हैं। दहशतगर्दी का मसला तो दूसरे सूबों में भी है, सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में भी कराची ऑपरेशन जारी है, तो दूसरे सूबों के वज़राए आला से आर्मी चीफ की इस तरह मुलाकात क्यों नहीं होती? मगर नून लीग इसकी जस्टिफिकेशन देती रही। PTI बहरहाल इस बात पर एतराज़ करती रही। अब अगर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है, तो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक मुलाकात में शरीक क्यों ना हुए अगर सूबे के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बात हुई होगी? सवाल ये भी है कि आर्मी चीफ ने अपोजिशन की अहम जमात के रहनुमा से मुलाकात से पहले क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या हुकूमत को एतमाद में लिया? सबसे अहम बात यह भी है कि मुलाकात की टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है और ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है। पूरी कौम को पनामा केस के फैसले का इंतजार है। इसके अलावा फौजी इत्तेहाद की सरबराही के मामले पर भी बहस जारी है, जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उनके हवाले से मुस्बत बात कर रहे हैं। वहीं तहरीक इंसाफ ने साबिक आर्मी चीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि जनरल कियानी साहब हैं, और उन पर इलेक्शन मैनिपुलेट करने का सऊदी अरब, अमेरिका और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जनरल कियानी ने इलेक्शंस मैनिपुलेट किए, ये इल्ज़ाम लगा दिया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। IG सिंध के मामले पर भी बात करेंगे। अंदर की कहानी क्या है, हालिया क्या रिसेंट वाक़या हुआ जो कि IG सिंध ने मना किया या मनसूख किया, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ हुआ, अंदर की बात भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत सिंध को एक मरतबा फिर उसी सूरत हाल का सामना है जो आज से तकरीबन 4 माह पहले था। उस वक्त भी मामला था IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने का और आज भी वही है। इस मामले के पीछे कुछ कहानियां हैं। कुछ कहानियां तो 4 माह पहले थी। जरदारी साहब के दोस्तों का मामला, पसंद के SSPs ना लगाने का मामला, और अब कुछ मजीद कहानियां भी सामने आई हैं। सिंध की इंतहाई अहम शख्सियत और वजीर का पेट्रोल पंप कैंसिल कर दिया गया। सालों पहले पुलिस की ज़मीन पर कायम इस पंप का किराया 1 लाख रुपए आता था। अब नया मुआहिदा हुआ इस शख्सियत से। इनका पंप था, सिंध के सीनियर शख्सियत हैं, वजीर हैं। महज 30,000 रुपये में पुलिस की ज़मीन का और पेट्रोल पंप का किराया रख दिया गया। पुलिस को वहाँ सिक्योरिटी के लिए दीवार बनाने में भी रुकावटें डाली गई। और जब मामला IG सिंध AD ख्वाजा के पास आया और उन्होंने फाइल मंगवाई तो पता चला कि ये तो सारी की सारी अलॉटमेंट ही कवानीन के खिलाफ हुई थी। तो IG सिंध ने बाअसर वजीर के पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट मनसूख कर दी और उसके बाद जो तनाज़ा पहले से चल रहा था उसमें इजाफा हुआ। एक और कहानी है, गुज़िश्ता दिनों सिंध हुकूमत सिंध के इलाके टंडो आदम के एक SSP का तबादला करना चाहती थी, लेकिन IG सिंध AD ख्वाजा ने SSP के तबादले से इनकार कर दिया। ऐसा ही एक और मामला टंडो मोहम्मद खान के इलाके में हुआ। यहाँ भी सिंध हुकूमत यहाँ पर एक अपनी पसंद का SSP रखवाने का मामला था और AD ख्वाजा साहब माजी में उसी SSP के खिलाफ एक मनफी रिपोर्ट लिख चुके थे जब एक वाक़या हुआ कि लोग कच्ची शराब पीने से मर गए, और उस वक्त SSP के खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट दे चुके थे और वो इस बात से इनकारी थे कि मैं ये काम कैसे कर दूं कि जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट दी है वो मनपसंद का अफसर लगा। उस वक्त भी इख्तिलाफात और बढ़ते चले गए।
इस दौरान एडी ख्वाजा को अचानक ओहदे से हटाने की खबर आई। 2 दिन पहले 31 मार्च को अचानक सिंध हुकूमत ने एडी ख्वाजा की बतौर IG सिंध खदमात वफाक को वापस करने का नोटिफिकेशन जारी किया। दूसरे ही रोज इस फैसले के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में पटिशन आ गई और आज सिंध हाईकोर्ट ने एडी ख्वाजा को हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और 6 अप्रैल तक हुक्म इम्तिनाज जारी कर दिया। एडी ख्वाजा वापस ओहदे पर आ गए हैं। सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे पहले भी एडी ख्वाजा को जबरी तौर पर हटाया गया था, जिस पर सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तिनाज जारी किया था। अदालती हुक्म के बावजूद IG सिंध को एक बार फिर हटाया गया, जो तौहीन अदालत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि आईनी फैसले काबीना के जरिए किए जाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या IG को हटाने से पहले या बाद में सिंध हाईकोर्ट को बताया गया कि उन्हें हटाना क्यों ज़रूरी है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि IG सिंध का तकर्रुर पुलिस एक्ट की दफ़ा 3 के तहत किया जाता है और ये सिंध हुकूमत का इस्तेहकाक है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि क्या काबीना से मुशावरत और मंजूरी के बाद IG सिंध को हटाया गया, तो एडवोकेट जनरल का जवाब नफ़ी में था कि नहीं, ऐसा नहीं था। दिसंबर 2016 में जब एडी ख्वाजा को IG सिंध के अहदे से हटाया गया था, तो उस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि एडी ख्वाजा ने पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के कामों में मुदाखलत की, कुछ बातें मानने से इनकार किया, पुलिस को जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं अंदरूनी सिंध में, चाहे वो शुगर के मामलात हों, दूसरे मामलात हों, उसमें इन्वॉल्व होने से मना किया, जिस पर वो शख्सियात IG सिंध से खुश नहीं और वज़ीर आला मुराद अली शाह पर दबाव है कि IG सिंध को उनके अहदे से फारिग कर दिया जाए। इस मरतबा 3 दिन पहले जब एडी ख्वाजा को फिर से हटाने का फैसला हुआ, इसमें वज़ाहिर कोई नई वजह सामने नजर नहीं आई, लेकिन सिंध हुकूमत और एडी ख्वाजा दोनों एक दूसरे से खुश नजर नहीं आते और ये जो मामलात पेट्रोल पंप के और दूसरे हैं, ये भी हमने आपके सामने रखे हैं। और ये मामला जाएगा कहाँ? और सिंध की जो हिस्ट्री है उसमें इतने सारे IG पहले ही बार बार तब्दील किए जा चुके हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब बज़ाहिर या तो बता दीजिए कि इन IG साहब की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ये पुलिस का इदारा अच्छा नहीं चला रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं कंट्रोल कर रहे। अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है तो एक अफसर को तब्दील किया है या क्या वाकई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जरदारी साहब के दोस्तों के मामलात हैं? वरना जस्टिफाई कीजिए कि कोई ऐसा इशू था गवर्नेंस का। अगर अपनी मर्जी की पोस्टिंगें करवाना और उनसे कोई गलत काम लेना होते तो शायद हम एडी ख्वाजा को लगाते ही ना। ये भी तो जहन में रखें ना कि हमने ही लगाया था ना, और वो जूनियर थे उस वक्त भी लगाया था। ये भी नहीं था कि वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे, कोई चीज़ हमने ही लगाया था, लेकिन हमें अंदाज़ा भी था कि उनका मिजाज किस किस्म का है, किस तरह काम करते हैं। तो ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हमारी तवक्कुआत उनसे कोई ऐसी थी कि वो गलत काम करेंगे, बिल्कुल कोई तवक्कुआत नहीं थी और ना होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से, देखिए डे टू डे अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं। IG की जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो हुकूमत से बिल्कुल कटे बैठे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ दिन में शायद दर्जनों मरतबा उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर से या दीगर वज़रा से या ब्यूरोक्रेसी से रब्ता पड़ता होगा, वास्ता पड़ता होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो हुकूमत और के दरमियान होना चाहिए। साहब बिल्कुल होना चाहिए। आपकी बात को इंडोर्स करते हुए ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि हुकूमत और IG मिलकर काम करें। पर जब आप IG साहब की तारीफ भी कर रहे हैं कि लगाने से पहले भी पता था नहीं मानेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, इस किस्म के आदमी नहीं है, क्या यह था कि कहने पर काम करेंगे नहीं? आप ये तवक्को नहीं कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो स्टेटस को में काम चल रहे हैं, पुलिस की अंदरूनी सिंध में शुगर मामलात में मुदाखलत हो, सियासी मामलात में मुदाखलत हो, इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत हो, वो चलने देंगे? क्या आपको यह था कि वो काम चलता रहेगा? क्योंकि वो भी नहीं हुआ, उसमें भी इन्होंने मुदाखलत की तो एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ और बाद में नहीं काम चल सका, तो इसलिए आप इनको हटा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं अब जो बुनियादी चीज़ वो इतनी सी है कि ज़रूरी नहीं है कोई एक बात, 2 बात, 3 बातें हों। एक कंटिन्यूस मतलब एक कांस्टेंट एक राब्ता होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में करनी होती हैं। मुमकिन है कि जिस किस्म की तवक्कुआत इनसे रखी गई हो वो ना हुई हो। मुमकिन है कि जो उनका काम करने का तरीका हो उसके साथ गवर्नमेंट ना चल पा रही हो। मुमकिन है कि गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका हो ये ना चल पा रहा है, कोई भी सबब हो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो इस मौके पर यह ज़्यादा मुनासिब है कि कोई और रिप्लेसमेंट आ जाए। और कोई ये तासुर भी ख़त्म होना चाहिए कि एक आदमी की वजह से पूरी पुलिस की जो है वो डिपार्टमेंट है वो खड़ा होता है और अगर एक आदमी चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब माज़ा के साथ ये तासुर तो आपने पैदा किया है। एक आदमी के ऊपर आपने डिपार्टमेंट को खड़ा ही कब होने दिया है? पिछले 9 साल में 12 IG आपने तब्दील किए, किसी एक आदमी के ऊपर डिपार्टमेंट आपने खड़ा ही का होने दिया है कि कोई एक IG सस्टेनेबल बुनियादों पर रहे? कभी वफाक से झगड़ा, कभी IG के साथ मसला। 9 साल में 12 IG बदल के आप कह रहे हैं कि एक शख्सियत पसंदी नहीं होनी चाहिए। शख्सियत पसंदी हो कहाँ? आपने कोई IG खड़ा कहाँ होने दिया? क्या ना बात यह है कि उसमें 2-3 को तो अदालतों ने हटाया ना मेरे भाई।
ये भी आपको किसी और सूबे में मिसाल नहीं मिलती होगी कि किसी को अदालतें जो है कहें कि जी इस आईजी को हटाओ। सियालकोट में 2 लड़कों को लोगों ने मारा तशद्दुद करके, उस पर तो कोई आईजी नहीं हटा। यहाँ पे रेंजर्स के सिपाही ने एक बेगुनाह लड़के को गोली मार दी, तो उस पर आप आईजी को हटा दो। तो ये चीज़ें तो हमारे साथ होती रही है ना, तो ये इन चीज़ों को भी देखें कि हमारे साथ और भी इश्यूज बहुत सारे। एक दो आईजीज का मसला है ना, जिसमें अगर किसी का नैप का केस चल रहा है, दूसरे मामलात हैं, मगर बाकी तो 12 के 12 आईजी को अदालतों के कहने पर तो आपने नहीं हटाया। वो तो आपके इख्तलाफात थे। मतलब 9 साल में 12 आईजी, मतलब 8-9 महीने से ज़्यादा आप काम नहीं करने देते। नीचे क्या मैसेज जाएगा, पुलिस कैसे काम करेगी? उनके सरबराह को अगर इस तरह हटाया जाता है, उस पर इतना इन्फ्लुएंस होता है, तो नीचे पुलिस ने फिर किस तरह काम करना है? मुझे ये बताइए कि रेंजर्स को के साथ मसला आपको हो जाता है, उस पर एतमाद नहीं होता, पुलिस के आईजी के साथ भी आपके मसाइल हो जाते हैं, उसके साथ भी नहीं होता, तो ये काम चलेगा कैसे? किसी भी इदारे के साथ तो मामला बनता नहीं है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। नहीं तो ये बात इसको आप उल्टा करके भी देख सकते हैं ना। मतलब उल्टा करके देखूं कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कराची के हालात ठीक करना चाहती है, मगर पुलिस के आईजी और रेंजर्स बहुत ज़्यादा पुलिस के मामलात में जो है वो रेजिस्टेंस देते हैं, करने नहीं देते पीपल्स पार्टी को काम। वरना पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। दोनों इदारे मुश्किल डालते हैं आपके कामों में। मैं एक गुजारिश करूं, ज़रूरी तो नहीं है कि जहां भी खराबी हो उसमें हम ही जिम्मेदार हों। अगर कहीं खराबी 10 जगह होगी तो हो सकता है 5-6 जगह हमारा कसूर हो, 2-4 जगह किसी और का भी हो, तो ये मुमकिन हो सकता है ना। लेकिन एक बुनियादी चीज़ ये है कि अगर सूबे में हालात ख़राब होते हैं, खुदा ना करे, तो उसकी ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है और वो आंसरेबल है और लोग उसके ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं। अगर हालात अच्छे होते हैं तब भी उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हालात अच्छे हो गए हैं तो एडी ख्वाजा साहब की वजह से अच्छे हो गए हैं, हालात अच्छे हो गए हैं तो डीजी रेंजर साहब की वजह से अच्छे हो गए हैं, लेकिन अगर खराबी कोई हो गई है तो वो फिर चीफ मिनिस्टर की वजह से हो गई है। ये चीज़ें इस तरह चलती नहीं है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जिसमें सब लोगों को एक साथ चलना पड़ता है। मतलब इस बात को मानते हुए ज़ाहिर है आपको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। इस बात का किसी एक की वजह से नहीं होते, मगर फिर उससे पहले, इस ऑपरेशन से पहले अगर कराची में 7-8 हज़ार लाशें गिरी हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी को उसी तरीके से कबूल करना चाहिए। और अब जो मामलात हो रहे हैं, क्या ये अच्छे ऑप्टिक्स हैं आपके लिए कि ऐसे वक्त में जब आप पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, कह रहे हैं पंजाब को बदल देंगे, सारी सियासी जमातें, जो वो जमातें जो आपके खिलाफ नहीं बात करती, अवामी नेशनल पार्टी का नहीं है मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, शाहिद सैयद साहब ने भी शदीद तनकीद की है आपके ऊपर, PTI, MQM, सारी जमातें इस मामले में आपके खिलाफ बात कर रही हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं आप पुलिस के मामलात में। क्या ये अच्छे ऑप्टिक्स हैं आपके लिए? अच्छा, मुझे अब ये बताइए, क्या पीपल्स पार्टी खुद ये चाहेगी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि अगले इलेक्शन में हमारे लिए मसाइल पैदा हो? क्या हम खुशी से कर रहे होंगे कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हमें तो अगले इलेक्शन में अपने आप को ख़राब करना है, या ये चीज़ें हम करेंगे तो हम बड़े पॉपुलर हो जाएंगे और बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? भाई इतनी अक्ल और समझ तो शायद और लोगों में ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत तो हमें भी होगी ना, कि अगर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है, जिन चीज़ों की वजह से पीपल्स पार्टी की परसेप्शन मज़ीद ख़राब हो सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम्स तो हमें भी हो रहे होंगे ना, वरना खुशी से तो हम नहीं कर रहे होंगे चीज़ें सारी। हमें तो ऐसे काम करने हैं, बिल्कुल आप ठीक है। अगर हम कह रहे हैं पंजाब में हमें रिवाइव करना है तो हमें सूबा सिंध के अंदर कुछ मिसालें अच्छी कायम करनी है। हमें सूबा सिंध के अंदर जो हमारी गवर्नेंस के ऊपर अगर लोगों की उंगलियाँ उठती हैं तो हमें वो खामियाँ दूर करनी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब मैं चूँकि आपका शो किसी और इशू पर है, मैं तो खुद भुगत चुका हूँ ना अच्छे काम करने की सज़ाएं, कि जी अगर आप करें तो फिर और रुकावटें कहाँ से आती हैं। तो उसमें अगर आप सारा कसूर फिर हम पे डाल दें कि हम ही गलत हैं, ऐसा नहीं है, कहीं और से भी गलतियाँ होती हैं और शायद अगर कहीं हम अच्छे काम करने भी जाएँ तो उसमें रुकावटें और मुश्किलात भी आती हैं। इस बात का ज़ाहिर है हमें जो रिपोर्टर्स की हद तक भी और जो बात पता चलती है, इस बात को इंडोर्स करते हुए कि आप बतौर वज़ीर और मुर्तज़ा वहाब साहब बतौर, जब उनके पास एडवाइजरी आप दोनों के पास थी तो आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, आपके अपने इदारे में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई थी। मुर्तज़ा वहाब के फ्रंट पर उन्होंने बड़ा अच्छा हेड ऑन लिया था, जो कि मुख्तलिफ मैट्रिक और इंटर बोर्ड में करप्शन होती है और उसको पर क्रैकडाउन किया था, माफिया उनके पीछे पड़ गया था, लेजिस्लेशन में उनका अच्छा किरदार था। आपने बड़ा हेड ऑन लिया और अपने डिपार्टमेंट में बेहतरी कर रहे थे। जो आपका मामला है, जहाँ पर ज्यादती होती है, जहाँ पर मामला अच्छे चल रहे थे और आप नहीं कर पाए, वहां पर बात की जाती है। मगर यहां जब इस वाले मामले की बात की जा रही है तो आपने कहा कि बतौर पार्टी हम क्यों चाहेंगे, हम नहीं चाहते कि हमने पंजाब में रिवाइव होना है। यही तो मामला है कि पार्टी चाहती है, पार्टी के रहनुमा भी चाहते हैं, पंजाब की क़यादत भी और आप भी, मगर आसिफ जरदारी साहब के अपने और उनके दोस्तों के इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट पर हावी आते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसलिए वो होता है जो हो रहा है, माजी में भी हुआ है और अब भी हो रहा है। शायद ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर ये कहूँ, अगर ये एक लम्हे के लिए मैं बात आपकी ठीक मान लूँ कि चलें कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे लोग लगें, और आप इस परसेप्शन में ये भी है कि जी वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, ये भी है ना। तो एडी ख्वाजा साहब आ नहीं सकते थे अगर ये बातें सारी इस तरह की होती।
अब जाहिर है कि अगर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है, ये नहीं होता कि जी कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल सारे लोगों की, सारी लीडरशिप की, सारी गवर्नमेंट की राय को एक तरफ फेंक के अपनी राय मुसलत कर दे। ऐसा नहीं है, एक राय आ सकती है, उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और हमारी पार्टी में तो खुल के लोग बात करते हैं। लेकिन ये तासुर जो आप बता रहे हैं, ये मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। और सब मुझे फिर ये बताइए अब क्या होगा? आप और वफाक बैठ के मामला तय करें ना। पुलिस का डिपार्टमेंट हर्ट हो रहा है, पुलिस का डिपार्टमेंट डीमोरलाइज हो रहा है। 9 साल 12 आईजी, भाई जिसको भी आपने लगाना है, जो भी आईजी है कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए। जो एक्ट है 2002 का उसको इंप्लीमेंट कीजिए। 3 साल की टेन्योर पोस्टिंग हो, आप ही के सूबे में ना हो, बाकी हर सूबे में हो। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे में एक ज़्यादा बेहतर इंडिपेंडेंट आईजी नजर आता है बामुकाबला आप जो पुरानी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने पुलिस को माजक के साथ नहीं इतना इंडिपेंडेंट किया। अब आप करेंगे या नहीं करेंगे? और एडी ख्वाजा साहब का क्या करेंगे? ये अब काबीना से मंजूर करा लेंगे या फिर उनको अब काम करने देंगे, इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे? मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखें, फैसला आया है, अब हम उससे एग्री करें ना करें, हम उसको तस्लीम ज़रूर करते हैं। जो फिलवक्त आया है कि अगली पेशी तक उनको ना हटाएं, वो बैठे रहेंगे। इस दौरान में हम मशावरत भी करेंगे अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे। अगर तजवीज़ ये आई कि जी इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए अपील में, हम वो भी जाएंगे। अगर तजवीज़ ये हुई कि नहीं हमें यही कंटेस्ट करना चाहिए, हम यही कंटेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम डेवलपमेंट हुई है, पिछले हफ्ते जिस खबर का चर्चा था उस पर डेवलपमेंट हुई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सिंध हुकूमत के लिए कोई खास अच्छा दिन नहीं था। जहां आईजी सिंध को बदलने का नोटिफिकेशन अदालत की तरफ से उस पर स्टे हुआ, वहीं सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ये नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत ने बाग इब्न कासिम को बहरिया टाउन के हवाले करने से मुताल्लिक जारी किया था, जिसमें बाग इब्न कासिम का इंतजाम बहरिया टाउन को दे दिया गया था। इसके बाद सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद हुई, एतराज़ात उठाए गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भरपूर एतराज़ हुआ कि ये मामला दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ है। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये पार्क बहरिया टाउन को देने पर एतराज़ नहीं है, एतराज़ इस बात पर है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ये सिटी गवर्नमेंट के अंदर आता है, KMC के अंडर आता है। सिंध हुकूमत ने कैसे हमसे बात किए बगैर, हमें बताए बगैर दे दिया। दूसरी जानिब एतराज़ात की वजूहत भी सामने आई कि ये जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है। गुज़िश्ता 8 बरस से ये पार्क सूबाई हुकूमत के पास था, उसके लिए फंड्स भी जारी हो रहे थे, मगर इस पार्क पर काम नहीं किया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और हुकूमती नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज कर दिया। वसीम अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह पार्क KMC और अवाम की मिल्कियत है, लेकिन KMC को एतमाद में नहीं लिया गया, ना काउंसिल से मंजूरी ली गई, ना इश्तिहार दिया गया और मुआहदा कर लिया गया। यह कानून की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने भी इस फैसले को चैलेंज किया और इमरान इस्माइल का कहना था कि यह फ़ायदेमंद होने के बजाय कीमती अराजी पर कब्जे के लिए राह हमवार करेगा। आज अदालत ने फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद बाग इब्न कासिम की हवालगी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन जारी करते वक्त सूबाई हुकूमत ने दावा किया था कि फ़ंड्स को बचाने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं, बेहतर करने के लिए ये इक़दाम उठाए गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एतराज़ तो बहुत कर रही है, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के होते ही पार्क्स पर कब्जे हुए, पार्क्स में मुत्तहिदा ने अपने दफ्तर बनाए, चाइना कटिंग हुई और पार्क्स ज़ाया होते गए और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया। ज़ाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस शहर में इक़्तिदार का हिस्सा रही है और इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, मगर अब जो पार्क्स का मामला है उसमें नज़र आता है और लगता है कि बाग इब्न कासिम किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए या ना दिया जाए, हालात और वाक़यात शायद ऐसे ही रहें। इस टसल में फिर कराची के अवाम ही का नुकसान होता नजर आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।